तब की तरह आज भी एक खूबसूरत सा बैराई एक शादी की पार्टी के लिए ट्रे में 50 बोतलें सजा रहा था। 3 बजने में 8 मिनट बाकी थे। लॉबी में से गुजरते वक्त में उन ढेर सारी औरतों से बचकर चल रहा था, जो कि एक लंच पार्टी के बाद एक दूसरे से विदा ले रही थीं। लेकिन मैं बच नहीं सका। मुझे पहचानते हुए एक औरत जोर से चिल्लाई और मेरे ठीक सामने आ गई। वो मिसेज चैटफील्ड थी। वो मुझे देखकर मुस्कराई। मैं सोच रही थी कि आप कैलिफोर्निया में होंगे। लोलिता कैसी है? मैंने उसे बहुत खुशी के साथ बताया कि मेरी सौतेली बेटी की शादी एक इंजीनियर से हो गई है। उसने कहा कि उसे इतनी कम उम्र की शादियां पसंद नहीं हैं और वह कभी अपनी फिलिस को इजाजत नहीं देगी कि वह। हाँ, बिल्कुल, मैंने कहा। मुझे फिलिस याद है। फिलिस और वह कैंप भी। क्या आपको मालूम है कि कैंप में चार्ली होम्स ने क्या किया था? मिसेज चैटफील्ड के होठों पर मुस्कुराहट पहले ही फीकी पड़ चुकी थी। अब बिल्कुल ही गायब हो गई। शर्म कीजिए, वह बोली, शर्म कीजिए, मिस्टर हम्बट, वो कुछ दिन पहले ही कोरिया में मारा जा चुका है। होटल से कुछ ही दूरी पर वकील विंडमुला का दफ्तर था। उसने बड़ी गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया। उसे भी यही लग रहा था कि मैं अभी कैलिफोर्निया में हूँ। आप कभी बर्ड्सले में भी रहे हैं न? मेरी बेटी अभी हाल ही में बर्ड्सले कॉलेज में दाखिल हुई है। और लोलिता कैसी है? मैंने उसे मिसेज शिले के बारे में सारी जरूरी बातें बताईं। काफी देर उससे बातचीत के बाद मैं एक संतुष्ट भिखारी की तरह उसके दफ्तर से बाहर निकल आया। अब जबकि सारे जरूरी मामलात निपट चुके थे, तो मैं रेमसेडल आने के अपने खास मकसद की तरफ पूरी तरह से ध्यान दे सकता था। मैंने क्लेयर क्विल्टी के चेहरे को कुछ वक्त के लिए अपने दिमाग की काल कोठरी में बंद कर दिया था, जहां वह मेरा इंतजार कर रहा था। लेकिन अब मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं इधर उधर की बातें करूं। मैं बहुत तेजी से चलता हुआ उसके अंकल के घर की तरफ जा रहा हूं, लेकिन आपको ये बता दूं कि दूर से कई बार देखने पर वो मुझे अपने स्विट्जरलैंड के एक रिश्तेदार ट्रैप की तरह लगता आया था, लेकिन अब ट्रैप के चेहरे का मास्क उसके चेहरे से उतर गया था। अब वो मुझे बिल्कुल साफ तौर पर सिर्फ और सिर्फ क्लेयर क्विल्टी दिखाई दे रहा था। इसी क्लेयर क्विल्टी का अंकल रेमसेडल में दांतों का डॉक्टर क्विल्टी था, जो हमारा पड़ोसी हुआ करता था और शैलट अक्सर उससे अपना इलाज कराया करती थी। बर्ड्सले में डॉक्टर मोलनार ने मेरा ऑपरेशन करके मेरे मसूड़ों के पीछे एक तार लगाकर मेरे दांतों को बांध दिया था। ये तार दिखाई नहीं देता था। ऑपरेशन में मेरे कई दांत निकाल भी दिए गए थे। मैं डॉक्टर क्विल्टी से मशवरा लेने के बहाने उनके पास पहुंच गया। मैंने कहा कि अपने चेहरे के खिंचाव को खत्म करने के लिए मैं सारे दांत निकलवाकर नकली दांतों का सेट लगवाना चाहता हूँ। आप मुझे बताएं कि इसमें कितना पैसा लग जाएगा। अगर इस काम को नवंबर में शुरू किया जाए, तो सारे दांत निकलने में कितना वक्त लग जाएगा? आपका भतीजा तो काफी मशहूर आदमी है, आजकल कहाँ है? क्या सारे दांत एक ही बार में नहीं निकाले जा सकते? सफेद बालों वाला डॉक्टर कपिल्टी एक डेस्क के कोने पर बैठकर अपना पैर जोर जोर से हिला रहा था और मेरे दांतों का मुआयना कर रहा था। वह कह रहा था कि वह अभी मेरे दांतों में एक प्लेट वक्ती तौर पे लगा देगा और फिर एक पूरा सेट तैयार करेगा। वह उस कमीने के पास 1946 से नहीं गया था, लेकिन वह शायद ग्रिम रोड पर रहता है। उसका पैर हिल रहा था और वह बता रहा था कि मेरे काम में शायद $600 खर्च हो जाएंगे। उसने कहा कि वह सेट का नाप लेना चाहता है। नहीं, मैंने कहा, मैंने सोचा कि यह काम भी मैं डॉक्टर मोलनार से ही करा लूंगा। वह शायद कुछ पैसे ज्यादा ले, लेकिन वह तुमसे कहीं ज्यादा अच्छा डॉक्टर है। पता नहीं आपने कभी किसी के साथ इस ढंग से बात की होगी या नहीं, लेकिन मुझे उससे इस तरह बात करने में बड़ा मजा आया था। क्लेयर के अंकल की टांग हिलनी अचानक बंद हो गई। उसने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वहां से निकलते ही उसी नज ने जोर से दरवाजे को जरूर बंद कर दिया। मेरे पिस्तौल की मैगजीन में 8 गोलियां भरी हुई थीं और अब पिस्तौल चलने को बेताब था। पाकिंगटन में एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाले आदमी ने मुझे बताया कि ग्रिम रोड तक कैसे पहुंचा जा सकता है। ये यकीन करने के लिए कि क्विल्टी घर पे ही होगा, मैंने उसके घर पर फोन किया, लेकिन पता चला कि उसके फोन की लाइन कट चुकी है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि वह जा चुका है?
मैं ग्रिम रोड की तरफ चल दिया, जो कि शहर के उत्तर में 12 मील की दूरी पर था। उस वक्त तक अंधेरा छाने लगा था और मैं पतली सी टेढ़ी मेढ़ी सड़क पर आगे बढ़ता जा रहा था। सड़क की एक तरफ खाई थी और दूसरी तरफ ढलान। हवा में छोटे छोटे कीड़े उड़ रहे थे और वे बार बार मेरी कार के विंडस्क्रीन से टकरा रहे थे। 12वें मील पर, जैसा कि मुझे बताया ही गया था, एक पुल पड़ा और उसके आगे दाईं तरफ एक सफ़ेद चट्टान और कुछ ही आगे दाईं तरफ ही ग्रिम रोड था। 2 मिनट तक मैं एक घने और अंधेरे जंगल से गुजरा। उसके आगे पेवर मेनर नाम का एक लकड़ी का घर था, जहां 6-7 कारें भी खड़ी थीं। मैंने पेड़ों के साए में रुककर कार की लाइट्स बुझाईं और सोचने लगा कि अब मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए। वह जरूर इस वक्त अपने आदमियों और तवायफों के बीच होगा। वह मकान एक किले जैसा था। मकान के अंदर शायद कोई जश्न मनाया जा रहा था, शायद वैसा ही जश्न जैसा लोलिता को फार्म हाउस पर ले जाने के बाद उसने मनाना चाहा था। लेकिन ये बात यकीनी थी कि वह घर पर मौजूद था। कुछ देर वहीं खड़े रहकर मकान का जायजा लेने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं अगले दिन बिल्कुल सुबह सुबह आऊँगा। मैं धीरे धीरे शहर की तरफ चल पड़ा, अपनी उसी वफादार कार में जिसने अभी तक मेरा बहुत साथ दिया था। ओ मेरी लोलिता, मेरे दिल में कसक सी हुई। हवा में कीड़े अभी भी थे। सड़क के दोनों तरफ छोटे छोटे पौधे अभी भी उगे हुए थे और मैं इन सब से बेखबर अपने ख्यालात में डूबा आगे बढ़ता जा रहा था। मैं रात भर नहीं सो पाया और सुबह 8 बजे होटल से निकलने के बाद मैंने कुछ वक्त पाकिंगटन में बिताया। बार बार मुझे ये ख्याल सता रहा था कि कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए, कहीं इन मौके पर पिस्तौल ही धोखा न दे जाए। मैंने पुरानी गोलियां निकालकर उसमें नई गोलियां भरीं। पिस्तौल को तेल में नहलाया और उसके ऊपर एक कपड़ा लपेट लिया, जबकि एक कपड़े के अंदर कुछ गोलियां अलग से रख लीं। जब मैं ग्रिम रोड की तरफ जा रहा था तो तूफान आ रहा था, लेकिन पेवर मेनर तक पहुंचते पहुंचते फिर से सूरज चमकने लगा था। मुझे लग रहा था कि मैंने शायद ज़रूरत से ज़्यादा शराब पी रखी थी। मैंने घंटी बजाई तो जवाब खामोशी में मिला, लेकिन गैराज में उसकी काले रंग की कार खड़ी हुई थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला, तो मैंने दरवाजे को धक्का दिया और परियों की कहानियों की तरह दरवाज़ा अपने आप खुलता चला गया। दरवाजे को अंदर से बंद करके मैं उस लंबे चौड़े और गंदे से हॉल से गुजरा। पास के ड्राइंग रूम में मैंने झांक कर देखा तो वहाँ कई खाली गिलास कालीन पर उगे हुए से लग रहे थे। ये सब देखकर मुझे लगा कि मकान का मालिक शायद अभी भी अपने बेडरूम में पड़ा सो रहा होगा। इसलिए मैं सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने लगा। मैंने अपनी दाईं जेब में पड़े कपड़ा लिपटे पिस्तौल पर अपने हाथ की गिरफ्त मजबूत कर ली। ऊपर जो 3 बेडरूम मैंने झांक कर देखे, उनमें से एक में जरूर कोई रात में सोया था। एक लाइब्रेरी थी जिसमें फूल भरे हुए थे। एक खाली कमरा था जिसमें बड़े बड़े शीशे लगे हुए थे। चिकने फर्श पर रीछ की खाल बिछी हुई थी और भी कई कमरे थे। मेरे दिमाग में अचानक एक ख्याल आया, अगर अचानक घर का मालिक आ जाए और एक पिस्तौल वाले को देखे तो वह जरूर उस कमरे में ताला बंद करने की कोशिश करेगा। ये सोचकर मैंने सारे कमरे की चाबियां निकालकर अपनी जेब में डाल लीं। अचानक एक बाथरूम से वह निकला। वह एक बैंगनी रंग का गाउन पहने था और उसके जिस्म से पानी टपक रहा था। मैं ठीक उसके सामने था, छुपने का कोई मौका ही नहीं था। उसकी आंखें मोटी मोटी और सिर के बाल कम थे, लेकिन फिर भी मैंने उसे बड़ी आसानी से पहचान लिया था। वह मेरे पास से गुजरता चला गया। या तो उसने मुझे देखा नहीं या फिर ध्यान ही नहीं दिया। जैसे नींद में चल रहा हो, इस तरह वह सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। मैं उसके पीछे पीछे चलता हुआ नीचे हॉल तक आ गया। आधा दरवाजा खोलकर उसने इस तरह बाहर देखा जैसे किसी ने कुछ देर पहले घंटी बजाई हो। फिर वह ड्राइंग रूम में होता हुआ पास के एक कमरे में चला गया। मैं इत्मीनान से किचन में गया। कपड़े में लिपटे अपने दोस्त को बाहर निकाला, लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि तेल का धब्बा कहीं न पड़े। उसे साफ करके मैंने वापस अपनी जेब में रख लिया। नशे की वजह से मेरे कदम थोड़ा लड़खड़ा से रहे थे। मेरे पैरों के नीचे एक गिलास भी आ गया। ड्राइंग रूम में फिर से हमारी मुलाकात हुई। तुम कौन हो?
उसने अपने गाउन की जेबों में हाथ डाले डाले ऊंची आवाज में मुझसे पूछा, क्या तुम ब्रूस्टर हो? जी हाँ, मैंने बड़े अदब से कहा। मैं ही ब्रूस्टर हूँ। क्या अपना काम शुरू करने से पहले हम कुछ देर बातचीत कर सकते हैं? उसने खुशी से हामी भरी और मैंने अपना रेनकोट उतार दिया जिसके नीचे मैं बिना टाई के काली शर्ट और काली पैंट पहने हुए था। हम दोनों आराम कुर्सियों पर बैठ गए। उसने अपने गाल को खुजाते हुए दांत निकालते हुए कहा, तुम जैक ब्रूस्टर नहीं लगते। मेरा मतलब तुम उससे बहुत मिलते जुलते नहीं हो। वैसे किसी ने मुझे बताया था कि उसी टेलीफोन कंपनी में उसका भाई भी काम करता है। क्या तुम उसके भाई हो? बरसों के पछतावे के बाद वह मेरे जाल में फंसा था। मैं फूले हुए हाथों पर बालों का देख रहा था। सैकड़ों आंखों से मैं उसके सीने के बाल देख रहा था और थोड़ी ही देर में वहां होने वाले छेदों को देख रहा था। उसकी तकलीफ भरी चीखों को सुन रहा था। यही वह आदमी था जिसने मेरी डार्लिंग को मुझसे छीन लिया था और उस पर जुल्म ढाया था, जिसकी तलाश में मैं कहां कहां घूमता फिरा था और आज वह मेरे सामने था। ओह माय डार्लिंग लोलिता, ये खुशी मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। नहीं, ब्रूस्टर भाइयों में से कोई नहीं हूँ, मैंने कहा। उसने कहा, सिर हिलाया, जैसे उसे और भी खुशी हुई हो। फिर से अंदाजा लगाओ, मैंने कहा। मैं तुम्हारे ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ ब्रूस्टर, वह बोला, लेकिन पता नहीं क्यों लोग बिना दरवाजा खटखटाए ही यहाँ आ जाते हैं, मेरे किचन का इस्तेमाल करते हैं, टेलीफोन से दूर दूर बातें करते हैं। मैं क्यों उनका बिल भरूं? लेकिन तुम्हारा बोलने का ढंग बड़ा अजीब सा है। क्विल्टी, मैंने कहा, क्या तुम्हें लोलिता नाम की लड़की याद है? हाँ, हो सकता है वे सारे फोन उसी ने किए हों। खैर, किसे परवाह है? मुझे परवाह है, क्विल्टी। मैं उसका बाप हूँ। झूठ, वह बोला। तुम कोई फ्रांसीसी लेखक हो। क्विल्टी, वो मेरी बेटी थी। जिस नींद जैसी हालत में मैंने सुबह से उसे देखा था, उसमें उसका न चौंकना कोई ताज्जुब की बात नहीं थी, लेकिन मुझे उसके इस गुमसुम अंदाज पर कुछ शक सा हो रहा था। उसकी आंखों में अचानक एक चमक आई और फिर गायब हो गई। मैं खुद भी बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, वह बोला, और इसीलिए बच्चों वाले बापों से बहुत जल्दी मेरी दोस्ती हो जाती है। उसने अपना सिर एक तरफ घुमाया, जैसे वह कुछ ढूंढ रहा हो। उसने अपनी जेबों को थपथपाया। फिर उसने अपनी जगह से उठने की कोशिश की। बैठ जाओ, मैंने चिल्लाकर कहा। तो ऐसे गरजने की क्या बात है? उसने शिकायत भरे लहजे में कहा। मुझे सिगरेट चाहिए, मैं सिगरेट के लिए मरा जा रहा हूँ। तुम वैसे भी मरने वाले हो, मैंने सपाट लहजे में कहा। ओहो, वह बोला, तुम तो मुझे बोर करने लगे। क्या चाहिए तुम्हें? क्या तुम फ्रांसीसी हो? चलो बार में चलकर थोड़ी पीते पिलाते हैं। उसने मेरी हथेली पर रखा काला पिस्तौल देखा जैसे मैं वो उसे देने वाला हूँ। अरे, उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे हाथ में तो ये बड़ा प्यारा सा पिस्तौल है। तुम्हें क्या चाहिए? मैंने उसके आगे बढ़े हुए हाथ पर जोर से अपना हाथ मारा, जिससे वह पास में रखे डिब्बे पर पड़ गया। डिब्बा खुल गया और उससे कुछ सिगरेट बाहर निकले। अरे यहाँ है, उसने कहा, मगर अब माचिस की जरूरत है। क्विल्टी, मैंने कहा, ध्यान से सुनो, तुम अभी मरने वाले हो। तुम अपना आखिरी सिगरेट कल ही पी चुके हो, अब तुम मरने की तैयारी करो। वो सिगरेट छांटता रहा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, वह बोला। तुम या तो ऑस्ट्रेलियन हो या फिर कोई जर्मन शरणार्थी हो, और सुनो, यह एक शरीफ आदमी का घर है, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ। ये पिस्तौल मेरे सामने से हटाओ। मेरे पास भी एक बहुत बढ़िया बंदूक है, जो कि मेरे म्यूजिक रूम में रखी है। मैंने पिस्तौल का रुख उसके चप्पल पहने पैर की तरफ किया और ट्रिगर दबा दिया। क्लिक की आवाज हुई। वो कभी अपने पैर को और कभी पिस्तौल को हैरत से देखने लगा। मैंने फिर से कोशिश की और एक कमजोर सी आवाज के साथ पिस्तौल चल गया। बुलेट मोटे गुलाबी कालीन में धंस गई। देखो, मेरी बात सुनो, क्विल्टी बोला। जरा ध्यान से, यह मुझे दे दो। वह मेरे लिए पिस्तौल पर झपटा, लेकिन मैंने धक्का देकर उसे वापस कुर्सी पर पहुंचा दिया। मेरी खुशी कम होती जा रही थी। अब वह वक्त आ गया था, जबकि मुझे उसे मार डालना चाहिए।
था, लेकिन उसे पता तो होना चाहिए था ना कि उसे क्यों मारा जा रहा है। ध्यान से सोच, मैंने कहा, याद कर कि तूने लोलिता का अपहरण किया था। मैंने उसका अपहरण नहीं किया था। वह चिल्लाया, तुम पागल हो रहे हो। मैंने तो उसे एक कमीने जंगली से बचाया था और वो तुम्हें वापस मिल तो चुकी है। बंद करो ये सब, आओ हम शराब पीते हैं। मैंने उससे पूछा, वो खड़े होकर मरना पसंद करेगा या बैठकर? मुझे सोचने दो, उसने कहा, यह कोई आसान सवाल नहीं है। असल में मुझसे एक गलती हो गई, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। देखो, मैंने तुम्हारी लोलिता के साथ कुछ नहीं किया। मैं नामर्द हूँ, यह एक कड़वी हकीकत है। मेरी वजह से तो उसे कुछ आराम मिल गया था। वो काफी अच्छे लोगों से मिली, जिन्हें तुम भी नहीं जानते होगे। क्या तुम? इतना कहते कहते वह अचानक मुझ पर झपट पड़ा, जिससे मेरा पिस्तौल मेरे हाथ से निकलकर दूर जा पड़ा। लेकिन वह ज्यादा ताकतवर नहीं था, इसलिए उसे वापस कुर्सी पर धकेलने में मुझे कोई खास दिक्कत नहीं हुई। उसने हौंफते हुए अपने हाथ सीने पर बांध लिए। पिस्तौल एक अलमारी के नीचे जा चुका था। मैं उसे निकालने के लिए झुका। उसने फिर से मुझसे बात करना शुरू कर दिया। बातें करते करते वह फिर से खड़ा हो गया। मैं उस पर नजर रखे हुए अलमारी के नीचे पिस्तौल की तलाश में हाथ चला रहा था। पिस्तौल अलमारी के दूसरे किनारे से नीचे से झांक रहा था, जो उसने देख लिया था। एक बार फिर से हम में कुश्ती शुरू हो गई। हम फर्श पर लड़ते लड़ते इधर उधर घिसकते रहे। हमारी लड़ाई फिल्मों की तरह नहीं थी, जिसमें घूंसे लाते चलते हैं और फर्नीचर टूटता है। हमारी लड़ाई बड़ी नजाकत से हो रही थी। आखिर जब मैंने दोबारा पिस्तौल पर कब्जा करके उसे वापस कुर्सी में धंसा दिया, तो हम दोनों ही बुरी तरह हौंफ रहे थे। मैंने उससे पूछा कि क्या उसे मरने से पहले कुछ कहना है। उसने मेरे पिस्तौल की तरफ देखा और एक ठंडी सी सांस ली। देखो, उसने कहा, तुम शराब पिए हुए हो और मैं एक बीमार आदमी हूँ। इसलिए इस मामले को टाल ही जाते हैं। मुझे सुकून की जरूरत है। मुझे अपनी नामर्दी का भी इलाज कराना है। दोपहर में मेरे दोस्त आकर मुझे कहीं ले जाने वाले हैं। तुम्हारे इस पिस्तौल के खेल से मुझे डर लग रहा है। अगर तुम्हें मुझसे कोई नाराजगी है, तो मैं उसके कुछ भी करने को तैयार हूँ। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मिस्टर हम्बर्ट, लेकिन तुम एक अच्छे सौतेले बाप साबित नहीं हुए और मैंने तुम्हारी बेटी को नहीं बहलाया फुसलाया था। उसने ही मुझसे कहा था कि वो मुझे तुमसे छुटकारा दिला दे। यह मकान उस फार्म हाउस जैसा बढ़िया नहीं है, लेकिन काफी आरामदेह है। मैं कुछ दिनों में इंग्लैंड या फ्लोरेंस चला जाऊंगा, इसलिए मेरी राय है कि तुम इस घर में रहने लगो। ये तुम्हारा हुआ, लेकिन मेरी शर्त यह है कि तुम इस पिस्तौल को मेरे सामने से हटा लो। मैं तुम्हें एक ऐसी औरत भी दे सकता हूँ, जिसके 3 छातियाँ हैं। वो कुदरत का एक शाहकार है। इस पिस्तौल की वजह से तुम जेल में पड़ सकते हो, जबकि मेरा इलाज किसी अस्पताल में हो जाएगा। ब्रूस्टर, मैं वादा करता हूँ कि तुम यहाँ बहुत खुश रहोगे। मैं अपने अगले नाटक की रॉयल्टी भी तुम्हारे नाम कर दूंगा। फिलहाल मेरे पास बैंक में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें पैसा चाहिए, तो मैं उधार लेकर इंतजाम कर सकता हूँ। यहाँ की नौकरी मिसेज विब्रिसा की कई बेटियाँ और नातियाँ हैं। तुम ऐश करोगे। देखो, पिस्तौल हटा लो। मेरी थोड़ी बहुत जान पहचान तुम्हारी बीवी से भी थी। तुम मेरे सारे कपड़े ले सकते हो। पिस्तौल हटा लो। और हाँ, एक और बात, पिस्तौल तो हटाओ, मेरे पास ढेर सारी किताबें हैं, जिनमें नंगी लड़कियों के फोटो हैं। और मैंने गोली चलाई, जो कि एक आराम कुर्सी के अंदर घुस गई और कुर्सी झूल गई। क्लियर उठकर म्यूजिक रूम की तरफ भागा। उस कमरे में लगी चाबी की तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया था और एक बार फिर से उस कमरे के दरवाजे पर हमारे बीच धींगा मुश्ती शुरू हो गई। मैं एक बार फिर से जीता और क्लेयर एकदम से पियानो पर बैठकर उसे बेढंगेपन से बजाने लगा और बेसुरी आवाज में गाने लगा। पियानो बजाते बजाते अचानक उसने पियानो के पास ही एक दराज खोली। मैंने फिर से गोली चलाई, जो कहीं उसके जिस्म में लगी। वह अपनी जगह से उठता चला गया। वह अपनी बगल को ऐसे दबाए हुए था जैसे बहुत तकलीफ में हो। वह नीचे गिरा और फिर उठकर हॉल की तरफ भागा।
मैं उसके पीछे दौड़ता हुआ छलांग लगाकर उसके और अधखुले दरवाजे के बीच आ गया। वह सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। मैंने एक एक करके 3 या 4 गोलियां उसके जिस्म में उतार दी। हर गोली के लगने पर उसके चेहरे पर तकलीफ के भाव उभरते थे, लेकिन फिर भी वह बोलता जा रहा था, आह, चोट लगती है सर, बस करो। बहुत तकलीफ हो रही है दोस्त, बस करो अब। तुम्हें ऐसा तो नहीं? उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ती जा रही थी, लेकिन वह सीढ़ियाँ चढ़ता ही जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उसके बदन में सीसा नहीं, बल्कि ताकत के कैप्सूल उतारे हों। मैंने फिर से पिस्तौल को लोड किया और ऊपर पहुंच गया, जहां वह कमरे कमरे मारा मारा फिर रहा था और अभी भी मुझे गोली चलाना बंद करने की नसीहत करता जा रहा था। मैंने उसकी खोपड़ी का निशाना लिया और वह सीधा अपने बेडरूम में पहुंच गया। निकल जाओ यहाँ से, उसने खांसते हुए कहा, और मैं हैरत से देखता रहा कि खून में लथपथ वह आदमी बिस्तर पर पड़े सारे कपड़ों को अपने ऊपर लपेट रहा था। मैंने बिल्कुल पास जाकर फिर उस पर गोली चलाई और वह लेट गया। एक गुलाबी बुलबुला उसके होठों पर आया, फूलकर किसी गुब्बारे की तरह बना और फिर गायब हो गया। आखिर वह मर चुका था, लेकिन जिस बोझ को अपने दिमाग से हटाने के लिए मैंने उसे मारा था, उससे बड़ा बोझ मुझे अपने दिमाग पर महसूस हो रहा था। मैं उसे छूने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। उसका चौथाई चेहरा गायब था, और 2 मक्खियां अपनी किस्मत पे खुश भिनभिना रही थीं। मुझे अपने हाथ भी उसी की तरह मुर्दा से लग रहे थे। बाथरूम जाकर मैंने हाथ धोए। ऊपर से मुझे जो दूर से आती आवाज़ें लग रही थीं, नीचे आने पर पता चला कि वे आवाज़ें घर के अंदर मौजूद लोगों की थीं, जो क्विल्टी की शराब बड़े मज़े से पी रहे थे। उनमें एक बूढ़ा आदमी था जो कि एक आराम कुर्सी पर बैठा था। 2 लड़कियां थीं, जो यकीनन बहनें थीं और उनमें से छोटी लगभग किशोरी थी। एक आदमी किचन से 2 गिलास निकालकर ला रहा था और किचन में 2 औरतें गपशप में मसरूफ थीं। मैंने दरवाजे पर रुकते हुए कहा, मैंने अभी अभी क्लेयर क्विल्टी को मार डाला। गिलास ला रहे आदमी ने एक औरत को शराब का गिलास देते हुए कहा, अच्छा किया। ये काम तो किसी को बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, बूढ़े आदमी ने कहा। किचन से एक औरत ने पूछा, टोनी, यह क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि इन्होंने क्यू को मार डाला। एक आदमी कोने में बैठा कुछ फाइलें ढूंढ रहा था। वह बोला, ये काम हम में से किसी को एक ना एक दिन करना ही था। खैर, टोनी बोला, अब उसे नीचे आ जाना चाहिए। अगर उसे हमारे साथ चलना है, तो हम ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकते। इस आदमी को पीने को कुछ दो, मोटा बोला। बियर लोगे? एक औरत ने पूछा। सिर्फ तख्त पर बैठी दोनों लड़कियां अभी तक कुछ नहीं बोली थीं, बल्कि सिर्फ मुस्करा रही थीं। जैसे ही म्यूजिक रुका, अचानक सीढ़ियों से कुछ शोर की आवाज आई। मैं और टोनी बाहर निकले। क्विल्टी किसी तरह बेडरूम से बाहर निकल आया था और वो हौंफता फड़फड़ाता वहां मौजूद था। हमारी आंखों के सामने ही वो वहीं ढेर हो गया, इस बार हमेशा के लिए। जल्दी करो, क्यों? टोनी ने हंसते हुए कहा। मुझे यकीन है कि अभी भी वह ड्राइंग रूम में वापस लौट गया और उसकी बाकी की बात म्यूजिक के शोर में डूब गई। मुझे लगा कि यह शायद उस नाटक का आखिरी सीन था जो क्विल्टी ने मेरे लिए लिखा था। मैं भारी दिल से उस घर से निकलकर अपनी कार तक पहुंचा। मेरी कार के दोनों तरफ एक एक कार खड़ी हुई थी, इसलिए मुझे वहां से अपनी कार निकालने में थोड़ी सी परेशानी हुई। मेरा रेनकोट क्विल्टी ड्राइंग रूम में और पिस्तौल बाथरूम में रह गया था, लेकिन मुझे अब किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरी कार खुले रोड पर आगे बढ़ती जा रही थी। मुझे ख्याल आया कि जिस तरह मैंने इंसानियत के सारे कानून तोड़ डाले हैं, उसी तरह ट्रैफिक के कानून तोड़कर भी देखा जाए। यही सोचकर मैंने अपनी कार को सड़क की दूसरी साइड में ले लिया, गलत साइड में। वहाँ ट्रैफिक कम था, लेकिन फिर भी दूसरी कारें मेरी कार के पास से कभी लहराकर, कभी चीख पुकार मचाती हुई अपने को बचाती निकलती जा रही थीं। थोड़ी ही देर में मैंने महसूस किया कि मेरा पीछा किया जा रहा है, लेकिन मुझे अब किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। वे दोनों कारें मेरे आगे आकर ठहर गई। मैंने अपनी कार सड़क से नीचे उतारकर एक छोटे से टीले पर रोक दी, जहां गायें बड़ी हैरत से मुझे और मेरी कार को देख रही थीं। मुझे मेरी कार से बाहर निकाल लिया गया। अलविदा,
मेरी पुरानी दोस्त, मेरी कार और मैं बगैर कोई मुकाबला किए एक मरीज की तरफ अपने आप को सरेंडर करके उनके बीच उनका सहारा लिए चल रहा था। तो यह है मेरी कहानी। अब से 56 दिन पहले अपनी इस कालकोठरी में मैंने इस कहानी को लिखना शुरू किया था, तो मैंने सोचा था कि अपने मुकदमे में भी मैं इसी का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन आधी कहानी लिखने के बाद मुझे लगा कि इससे लोलिता का नाम बदनाम हो सकता है, इसलिए मैंने अपना इरादा बदल दिया। मेरी ख्वाहिश है कि यह कहानी तब तक न छपे जब तक कि लोलिता जिंदा है। मैं मौत की सजा दिए जाने के खिलाफ हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरे इस मुकदमे का फैसला सुनाते वक्त जज भी इस चीज़ का ध्यान रखेगा। अगर इस केस में मैं खुद ही जज होता तो मैं हम्बर्ट को बलात्कार के लिए 35 साल की सजा सुनाता, लेकिन उसके बाकी सारे जुर्म माफ कर देता। जब आप इस कहानी को पढ़ना शुरू करेंगे तो इस दुनिया में न तो मैं होऊंगा और न ही लोलिता, लेकिन वो मेरी लो। अभी जबकि मैं हमारी कहानी लिख रहा हूँ और तुम भी जिंदा हो, तो मैं तुमसे इतनी दूर से ही सही कुछ भी बात कर सकता हूँ। अपने दिल के प्रति वफादार रहना। किसी भी दूसरे आदमी को इस बात की इजाज़त मत देना कि वह तुम्हें छू भी सके। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारे शौहर का बर्ताव तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरी आत्मा आएगी काले धुएं की तरह, एक पागल भूत की तरह, और उसके चिथड़े करके रख देगी। और हाँ, क्लियर क्विल्टी की भयानक मौत पर अफसोस मत करना। मुझमें और उसमें से एक ही जिंदा रह सकता था और मैं चाहता था कि मैं जिंदा रहूं, सिर्फ 2 महीने के लिए, ताकि तुम्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए अमर बना जाऊं। क्योंकि अब सिर्फ अमर होकर ही हम दोनों का नाम साथ रह सकता है। मेरी जान, मेरी लोलिता।